हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का पार्ट 4। पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने देखा कि लाइट का क्या रोल है टू इनिशिएट द फोटोसिंथेसिस एंड दैट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि जो इनिशियल फेज है फोटोसिंथेसिस का वो कहलाता है लाइट रिएक्शन, जहां तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन, एटीपी एंड एनएडीपीएच। आउट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन तो हमारा डिफ्यूज हो जाएगा बाहर क्लोरोप्लास्ट में, रह गए एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये दोनों हमारे फर्दर आगे यूज होंगे टू सिंथेसाइज द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि जो आगे का प्रोसेस है, यानी कि जो बायोसिंथेटिक फेज अब स्टार्ट होगा, जिसमें हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फोटोसिंथेसिस का, ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है, बट हाँ इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बायोसिंथेटिक फेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? The phase of photosynthesis where in the presence of ATP and NADPH, carbon dioxide is fixed to produce glucose is called biosynthetic phase. And इस phase को स्टार्ट होने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए इस फेज को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। बट एक्चुअली इंस्टेड ऑफ सेइंग डार्क रिएक्शन, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो ये है नहीं, है ना। डार्क रिएक्शन से हमें लगता है कि यहाँ लाइट का कोई रोल ही नहीं है, बट एक्चुअली ये जो बायोसिंथेटिक फेज है ये हमारा इनडायरेक्टली लाइट पे ही तो डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट रिएक्शन जब होता है और वहां एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही बायोसिंथेटिक फेज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग डार्क रिएक्शन, इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अगर कहेंगे तो ये ज्यादा बेटर वर्ड होगा। जैसा कि हम देख चुके हैं, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म द शुगर। इस पूरे प्रोसेस को समझने में साइंटिस्ट का काफ़ी इंटरेस्ट था। वो इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते थे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या प्रोडक्ट होता है। तो इस चीज़ को समझने में साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 का यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे ये काफ़ी इजीली अवेलेबल था एंड काफ़ी लार्ज अमाउंट में ये बनाया भी जा रहा था बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इस कार्बन 14 को लेकर के इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया विच कंटेन दिस कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप, एंड इसे इंसर्ट कर दिया इन अ सॉल्यूशन ऑफ एल्गी, वेयर दीज एल्गीज फिक्सेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड to produce a product known as 3-phosphoglyceric acid, जिसे शॉर्ट में PGA भी कहते हैं। It is the final product of this biosynthetic phase. जैसे ही ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एट दैट पॉइंट ओनली एल्गेज को ड्रॉप कर दिया इन अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे ये जो बायोसिंथेटिक फेज है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड दिस बायोसिंथेटिक पाथवे आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज 3-phosphoglyceric एसिड, ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। अब आगे साइंटिस्ट ये भी समझना चाहते थे कि क्या सभी प्लांट CO2 फिक्सेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बनाते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें कुछ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है।
तो इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे प्लांट्स पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए एंड यहाँ उनको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना हो करके कुछ अलग बन रहा है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे शॉर्ट में OAA भी कहते हैं एंड इट इज अ कार्बन 4 एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इस डिस्कवरी के बाद देयर आर टू डिफरेंट पाथवेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ये दो पाथवे हैं C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। C3 पाथवे में वो सभी प्लांट्स आएंगे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ऐसे प्लांट्स कहलाने लग गए C3 प्लांट्स। एंड दूसरा पाथवे है C4 पाथवे जहां वो प्लांट्स आएंगे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं C4 प्लांट्स। अब बात करेंगे C3 पाथवे यानी कि कैल्विन साइकिल की। तो साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन एंड हिज को-वर्कर शोड दैट कि जो ये पाथवे है इट ऑपरेट इन अ साइक्लिक मैनर एंड देयर इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये RUBP क्या है, कैसे ये रीजनरेट होता है, वो हम इस पूरे साइकिल में समझेंगे। तो let us see how the Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized। तो जो ये पाथवे है C3 पाथवे ये एक्चुअली में कॉमन होता है दोनों ही प्लांट्स में, आइदर C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, दोनों ही प्लांट में जो ये C3 पाथवे है ये कॉमन होता है। नाउ ये जो पूरा पाथवे है इसे डिवाइड किया गया है इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस। तो जो पहली स्टेज आती है वो कहलाती है कार्बोक्सिलेशन। दिस इज द कंप्लीट कार्बोक्सिलेशन जहां कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है इनटू अ स्टेबल इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक मैटर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है इसकी देखते हैं। तो RUBP, तो RUBP का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। राइबुलोज जो बाइफॉस्फेट है इसका कार्बोक्सिलेशन होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस है एंड आफ्टर दिस process there is formation of a product that is 3-phosphoglyceric acid। RUBP हमारा कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इस पूरे रिएक्शन में हेल्प करता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये कार्बोक्सिलेशन करता है RUBP का इनटू अ प्रोडक्ट दैट इज 3-phosphoglycerate या 3-phosphoglyceric एसिड। एंड यहाँ जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं RUBP कार्बोक्सिलेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिक्सेशन करता ही है, इसके अलावा ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज, इसे अगर हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम कहेंगे तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। तो अभी हमने देखा कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, यहाँ RUBP ये कंबाइन होता है CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम एंड then it form a product that is 2 molecule of 3-phosphoglyceric acid। नाउ आफ्टर कार्बोक्सिलेशन नेक्स्ट स्टेज आती है रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन जहां कार्बोक्सिलेशन के एंड में जो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, ये बाय यूजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 NADPH गेट कन्वर्ट इनटू ट्रायोस फॉस्फेट and this triose phosphate undergoes a different pathway to form sucrose and starch। So at the end of this whole process there is formation of one glucose molecule। So एक glucose molecule को बनाने में total 6 carbon dioxide use होते हैं and this 6 carbon dioxide needs 6 turns of cycle to form one single glucose molecule। Now next third stage आती है regeneration। तो रीजनरेशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग में RUBP था है ना, उसको रीजनरेट किया जाता है ताकि जो ये साइकिल है ये अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस चलती रहे।
इसके लिए RUBP का होना ज़रूरी है। सो एट द एंड RUBP रीजेनरेट होता है एंड दिस रीजेनरेशन प्रोसेस रिक्वायर अगेन 1 ATP। सो इस एक ATP को यूज करके RUBP अगेन फॉर्म होता है, which continues the cycle. So to fix each CO2 molecule which entering this cycle, there is total need of 3 ATP and 2 NADPH. तो आप याद रखेंगे यहाँ जो ATP की रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है, वो लाइट रिएक्शन में यानी कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जो ATP फॉर्मेशन हुई थी वो अब यहाँ यूज हो रही हैं टू कंप्लीट दिस पाथवे। तो इस पूरे पाथवे में यानी कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड्स की एंड 18 ATPs की, 12 NADPH की, क्योंकि टोटल 6 टर्न्स लगेंगे। हर एक टर्न में एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, हर एक टर्न में 3 ATP यूज होंगे, तो 6 टर्न में 18 ATP हो गए। हर एक टर्न में 2 NADPH यूज होंगे, तो 6 टर्न में 12 NADPH यूज हो गए। सो ये है क्या यूज होगा इस साइकिल में इन टोटल 6 टर्न्स एंड इन टोटल 6 टर्न्स क्या आउटपुट हमें मिलेगा, तो ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं C4 पाथवे की। तो C4 पाथवे ये मेनली उन प्लांट्स में होता है जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करते हैं। तो जितने भी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं वो कहलाते हैं C4 प्लांट्स, क्योंकि उनमें C4 पाथवे फॉलो होता है। बट एज वी नो कि जो C4 पाथवे है उनका जो प्रोडक्ट है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं ये C4 पाथवे भी फॉलो करते हैं, क्योंकि C4 पाथवे ये दोनों ही प्लांट्स में कॉमन है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो C3 एंड C4 प्लांट्स को अलग करती है, ऐसा क्या यूनिक है C4 प्लांट्स में, इसको हम समझेंगे। स्पेशल बातें हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में ही देखने को मिलती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, इनकी जो लीफ एनाटॉमी है वो काफ़ी स्पेशल है, जिसको हम आगे समझेंगे। सेकेंड थिंग, दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। जिस तरह के क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है एंड देयर इज हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो दे टॉलरेट बोथ। Very important, they lack a process called photorespiration। क्या होता है ये फोटो रेस्पिरेशन? तो फोटो रेस्पिरेशन ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एंजाइम रुबिस्को जो है यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये CO2 को तो फिक्स करता ही है, इसके अलावा ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ carbon dioxide, which decreases the photosynthetic efficiency। So ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये C4 प्लांट्स में नहीं होता है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी यहाँ पे डिक्रीज नहीं होती है, which leads to ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। तो ये सभी स्पेशल बातें हैं जो इन प्लांट्स को C3 प्लांट के कंपैरिजन में काफी अलग बनाती हैं, बेटर बनाती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। तो अगर हम C3 प्लांट का लीफ और C4 प्लांट के लीफ को अगर हम वर्टिकली कट करके उनका सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर आप सभी सेल्स को आपस में कंपेयर करो तो आप देखोगे जहाँ स्ट्रोमा, वैस्कुलर टिश्यू एंड बंडल शीट सेल्स ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे होंगे, बट अगर आप फोकस मेसोफिल सेल्स पे करोगे तो आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। मेसोफिल सेल्स अगर आप C3 प्लांट्स में देखो तो वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं, बट अगर आप इन्हीं मेसोफिल सेल्स को C4 प्लांट्स में देखो तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनाए हुए हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक फॉर्म में ये अरेंज्ड हैं एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ट्रांस एनाटॉमी।
Trans anatomy क्या होती है? It is the arrangement of mesophyll cells around the bundle sheath cells in a ring-like formation. तो C4 plants में हमें क्रैंस एनाटॉमी देखने को मिलती है जो कि एब्सेंट है इन C4 प्लांट्स। तो ये क्रैंस एनाटॉमी जो है ये C4 प्लांट को डिफरेंट बनाती है C3 प्लांट से। तो यहाँ अगर हम वेस्कुलर बंडल देखें तो उसके अराउंड हमें बंडल शीट सेल्स देखने को मिलेंगे which has large number of chloroplasts, have thick wall which is impervious to gaseous exchange and have no intercellular space between them. एग्जाम्पल्स अगर हम देखें C4 प्लांट्स के तो उसमें आते हैं मेज, sorghum, shows crans anatomy यानी कि a different kind of arrangement of mesophyll cells which make them different from C3 plants. Let's understand the C4 pathway. So this is complete C4 pathway जहां आपको मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो याद रखना है C4 पाथवे में मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट C3 पाथवे में ओनली मेसोफिल सेल्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। बंडल शीट सेल में वहां कोई भी स्टेप आपको देखने को नहीं मिलेगा। So this pathway that has been named the Hatch and Slack pathway after the name of the scientist who first described it. It is also a cyclic process. Now see the first step जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो कि है PEP यानी कि फॉस्फोइनाइल पायरुवेट। तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा एंड फिक्स इट टू फॉर्म द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो मेसोफिल सेल में ही होता है। इज अ 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल एंड द एंजाइम is responsible for this formation is PEP कार्बोक्सिलेज जिसे शॉर्ट में PEP भी कहा जाता है। So it is important to note here कि like C3 pathway जहाँ रुबिस्को एंजाइम था, यहाँ आपको मेसोफिल सेल्स में कोई रुबिस्को एंजाइम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है इसे। नाउ C4 एसिड यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो मेसोफिल सेल में यहाँ फॉर्म होता है विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे। तो अभी तक हमने देखा कि मेसोफिल सेल्स में जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है विच इज अ 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड गेट्स कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड with the help of PEPKase enzyme and get convert into oxaloacetic acid which is the first product of C3 pathway. Now this oxaloacetic acid gets convert into malic acid within the mesophyll cell which is again a 4 carbon atom containing compound. Now this malic acid enters the bundle sheath cell where अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 2 प्रोडक्ट्स, वन इज CO2 एंड सेकंड इज पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। ये 4 कार्बन एटम कंटेनिंग मैलिक एसिड ब्रेक होकर के CO2 बनाएगा और एक पायरुविक एसिड बनाएगा। नाउ दिस पायरुविक एसिड अगेन एंटर्स द मेसोफिल सेल वेयर regenerate the PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट which continues the cycle without any interruption. तो ये पायरुविक एसिड तो हमारा चला गया मेसोफिल सेल में टू रीजनरेट द PEP। नाउ अब ये CO2 जो है इसका क्या होगा, ये CO2 हमारा एंटर करेगा कैल्विन साइकिल में विच इज C3 पाथवे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो C3 पाथवे है वो क्यों कॉमन है C4 एंड C3 प्लांट्स दोनों में ही, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख गया होगा। तो हियर वी सॉ दैट कि जो बंडल शीट सेल्स हैं दे आर रिच इन एन एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को बट दे लैक PEPKase। PEPKase
मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट है एंड रुबिस्को एंजाइम बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट है। सो केल्विन साइकिल जो है ये C3 एंड C4 प्लांट्स दोनों में ही कॉमन है, यहाँ आप समझ गए होंगे। बट एक डिफरेंस क्या है कि जो केल्विन साइकिल है ये सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स में ही होता है इन C3 प्लांट्स, क्योंकि वहाँ बंडल शीट सेल्स का कोई काम ही नहीं है। But in C4 plants, this Calvin cycle occur in bundle sheath cells. ये आपको याद रखना है। So this is the difference between C3 and C4 pathway. In C3 pathway, primary acceptor of CO2 is RuBp, a 6-carbon compound. In C4 pathway, primary acceptor of CO2 is phosphoenol pyruvate, a 3-carbon compound. Here the first stable product is 3-phosphoglyceric acid and here it is oxaloacetic acid. C4 pathway occurs only in mesophyll cells, but C4 pathway occur in mesophyll and bundle sheath cells, both of the leaves. This pathway यानी कि C3 pathway is a slower process of carbon fixation and photorespiratory losses are high, but C4 pathway जो है ये एक faster process है of CO2 fixation and जो photorespiratory losses हैं वो काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ photorespiration नहीं होता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फोटो रेस्पिरेशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है। टिल दैट स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून।